के बाद दिखा दे रहा है। कहाँ थे? कॉलेज के काम से जॉब किया कोई बात नहीं है ना। एग्जाम के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। क्या हुआ बोलिए। धनतेरस की खुशी में है ना। अब कहाँ से मिला ये भी पता करना पड़ेगा, है ना। अच्छा अच्छा, देखा दिखावटी खुशी होगा। अंदर से जो दुखी होगा शायद इन्हीं को पता होगा ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस से, है ना, लोकवित्त। इसी को बजट, इसी में बजट पढ़ेंगे, इसी में बजट पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है लोकवित्त, पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, नेशनल इनकम बढ़िया से समाप्त कर चुके थे। अब हम जो भी चैप्टर पढ़े हैं बढ़िया से समाप्त किए हैं, इसको भी बढ़िया से समाप्त करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बड़ा चैप्टर है। इसके बाद टैक्स उस पढ़ेंगे हम लोग। तो लोकवित्त है क्या, पब्लिक फाइनेंस है क्या, आखिर इसका संबंध पूछेगा। इसका संबंध पूछेगा कि इसका संबंध किससे किससे है, तो समझिए जितना इसमें आय व्यय, है ना, जो भी आता है, कहीं से ऋण लेते हैं, जो भी होता है सब इसके अंदर आता है। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस के अंदर आता है। अगर वहीं पर अगर वित्तीय प्रशासन की भी बात किया जाए, ठीक है, वित्तीय प्रशासन की बात किया जाए, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो सभी चीज़ें इसी में आता है। यही सब लोग को पढ़ना है। तो एक शब्द में लिख सकते हैं, लिखना है तो लिख लीजिए, या तो ऐसे भी पहले हम फिगर डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद लिखा देंगे। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से समझाते हैं कि अगर इसका उद्देश्य पूछेगा, क्या ये सब चलता समय। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है लोकवित्त का, ठीक है, ये आपका ऐसे समझिए। इसमें हटेगा, ये आपका सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, और इसी को डिटेल में समझा देंगे। इसी को एक और शब्द के नाम से जानते हैं, लोक व्यय भी। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब पब्लिक मतलब लोक, ठीक है, या सार्वजनिक उसको कहिए, जो भी करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर हटेगा नहीं, थोड़ा सा बड़ा पेज ले लेते हैं। नहीं हटेगा।
सार्वजनिक व्यय या लोक व्यय। उसके बाद आय से भी संबंधित है, ठीक है। सार्वजनिक आय, पब्लिक इनकम। उसके बाद राजकोषीय या वित्तीय नीति। फिस्कल पॉलिसी। उसके बाद और कहिए वित्तीय प्रशासन। और कहिए तो सार्वजनिक लोक वित्त, ये सभी से संबंधित है, ठीक है। जैसे अगर सरकार को कभी कभी पैसा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ से सरकार का इनकम होगा, ठीक है। उसके बाद ये राजकोषीय या वित्तीय नीति, ये स्पेशल पढ़ाएंगे इसको, ठीक है, राजकोषीय नीति क्या होता है। लेकिन जो भी पढ़ना है, जो बजट जो समझ में आ रहा था, बजट सब कुछ इसी में पढ़ना है, उसी को कहते हैं लोक वित्त। तो बजट क्या है, बजट में आय व्यय का ब्यौरा होता है ना। तो ये थोड़ा सा विस्तारित रूप है इसका, ठीक है। मतलब बजट जो है इसी का भाग है, समझ रहे बात को। तो ये लिख लीजिए थोड़ा सा पहले, लोक वित्त का संबंध सार्वजनिक आय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, यही सब है। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन, इन सभी से संबंधित है। ठीक है, लिख लीजिए आराम से, हम थक ही गए हैं। डायरेक्ट लिख ले है, कोचिंग से लिख ले। देखिए इतना जाम है कि जैसा कोई हिसाब नहीं, बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा। यहाँ क्लास तो छुट्टी हो जाना चाहिए, छुट्टी हर जगह कोचिंग में हो गया है ना। देखिए पर्व त्योहार ऐसा है ना, पढ़ने का मन नहीं करता, सच्चाई बताते हैं, है ना। नहीं, सच्चाई हम लोग भी गुजरे हैं ना, है ना। पढ़ाने का भी मन नहीं करता, लेकिन
कोचिंग खुला हुआ तो खुला हुआ, बंद नहीं होना चाहिए ना। लेकिन आज छुट्टी हो जाएगा, मेरे उम्मीद से छुट्टी दे देना चाहिए, क्योंकि घर में यहाँ पर समझिएगा ये कहता है कि सरकार धन का अर्जन मतलब कहाँ से लाएगी और उस धन का किस प्रकार वो खर्च करेगी। ठीक है, ये सभी का। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर कोई एक शब्द नहीं लिखे हैं, एक शब्द लिख लीजिए, एक शब्द लिखिए, या करके लिखिएगा अलग से। लोक वित्त का तात्पर्य जनता के वित्त, है ना, पब्लिक फाइनेंस। लोक वित्त से तात्पर्य जनता के वित्त अथवा सार्वजनिक वित्त से है। जनता का वित्त अथवा सार्वजनिक वित्त से है। जनता का वित्त या सार्वजनिक वित्त, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि क्या दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दे, हम जनता इसलिए लिखा है कि जनता से आखिर उसका क्या मतलब, कि जनता से तात्पर्य क्या है। तो जनता का मतलब ये होता है कि इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। एक आप पॉइंट और लिख लीजिए तब आगे समझाएंगे। एक पॉइंट और लिख लीजिए तब समझाते आगे। क्या वो कुछ दिक्कत है? घर में लग रहा है तो खोल दीजिए ना, उमस तरह लग रहा है तो खोल दीजिए, उसको खोल दीजिए, खोल दीजिए। अगर कहा जाए, अगर यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा समझाते हैं कि अगर कहा जाए कि सरकार की आय बढ़ जाए तो किस तरह से बढ़े। सरकार की अगर आय बढ़ जाती, तरीके ये कलर कोने से कर दिया हम, दिखाई दे रहा है। पहले सेटिंग करने दीजिए, रुकिए। इसमें बोर्ड में हमको समझ भी नहीं आता ये बोर्ड क्या है। यहाँ पर अच्छा ठीक है, चलिए अब ठीक है ना, दिक्कत हो रहा था। हाँ, क्या करे थे कि अगर सरकार की आय बढ़ जाए तो देखिए क्या होता है। अब दिखाई दे रहा है, इसमें देखिएगा कि आय, अगर सरकार की आय कैसे बढ़ेगी, कैसे बढ़े। सरकार के पास पैसे कहाँ से आती है? मेनली रूप से टैक्स के साथ, यही ना। यानी सरकार के पास अगर आय बढ़ती है, इसका मतलब कि जनता के पास जो मुद्रा है ना, जनता में पहले ही बताए थे कि सरकार और आरबीआई के जो केंद्रीय बैंक है उसका पैसा को हम लोग नहीं रखते। इन्फ्लेशन के टाइम में बताए थे ना। तो यानी कि जनता के पास जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगा, मुद्रापूर्ति बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। मतलब कि मनी सप्लाई, जैसे अगर सरकार की आय बढ़ जाएगा तो सरकार की आय कैसे बढ़ेगा, यानी सरकार का आय तभी बढ़ेगा जब पब्लिक से पैसा लेगा। सरकार पब्लिक से पैसा कैसे लेगी? सरकार घर जाके मांग के टैक्स को बढ़ा देगी। यही ना हो सकता है, यही हो सकता है। जब टैक्स को बढ़ाएगी तो इसका मतलब
जो आपसे 100 रुपये में पहले 5 रुपये ले रही थी सरकार, अगर 100 रुपये में 10 रुपये लेना शुरू कर दे, इसका मतलब आपके पास पैसा कम गया, यही हो सकता है ना। तो इसका मतलब जब पैसा कम गया तो आपके पास परचेजिंग पावर कम गया, कम गया कि नहीं परचेजिंग पावर। तो यही क्या प्रभाव पड़ रहा है कि सरकार का आय बढ़ रहा है, इसका मतलब जनता के पास मुद्रा का क्या होगा, आपूर्ति कम जा रहा है। इसका मतलब कि डायरेक्ट आपको परचेजिंग पावर को इफेक्ट कर रहा है। और जब इसके आगे भी सोचिएगा कि अगर परचेजिंग पावर को इफेक्ट कर रहा है ना, तो परचेजिंग पावर कम हो रहा है, तो इसके आगे समझिएगा तो मुद्रास्फीति में चले जाइए, इन्फ्लेशन में, कि इन्फ्लेशन अगर डिमांड नहीं कीजिएगा तो इन्फ्लेशन क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा कि बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा ना, महंगाई दर कम हो जाएगी ना। तो डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, जोड़ जोड़ के आप लोग पढ़ सकते हैं ना, इस तरह से। यानी कि जनता के पास मुद्रा आपूर्ति क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जैसा ही घटेगा इसका मतलब इसका परचेजिंग पावर, क्रय है ना, क्रय शक्ति क्या हो जाएगा, इसका घट जाएगा। इसके आगे भी जितना आप सोच सकते हैं सोच सकते हैं। इसी का अपोजिट अगर समझते हैं, एक समझ लीजिए एक बार, तब उतारिएगा, उसे लिखाएंगे हम। इसी को अपोजिट हम समझते हैं कि अगर कहे एक बार तो सरकार कह रही कि मेरा आय बढ़ गया, लेकिन दूसरी बार कह रहा है सरकार कह रही है कि मेरा व्यय बढ़ गया, खर्च मेरा बढ़ गया है। तो खर्च बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सरकार की बात हो रही है कि सरकार अगर खर्च बढ़ा देती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अगर सरकार कहीं पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती है तो वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा। लोगों को रोज़गार मिलने का मतलब कि अब लोगों के पास भी यहाँ पर मुद्रा आपूर्ति कम गया था, अब मुद्रा सप्लाई लोगों के बीच बढ़ जाएगा। मुद्रा सप्लाई बढ़ने का मतलब लोगों के पास पैसा आ गया तो क्रय शक्ति क्या हो जाएगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। अब ये क्या करेगा, इन्फ्लेशन को क्या करेगा, बढ़ा देगा, है ना। तो समझ रहे हैं कि एक कैसे कैसे चलता है। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं जनता के पास मुद्रा आपूर्ति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। क्रय शक्ति बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, वहाँ पर इन्फ्लेशन घट जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आया, नहीं समझ आया तो फिर से पूछिए। एक लड़की चली गई है ना क्लास से, हम नहीं आए फिर भी हमको समझ में आ रहा है। जनता शब्द में याद रखिएगा कि आरबी और सरकार को शामिल नहीं किया जाता। किन्हीं को दिक्कत है, समझ लो, अगर आय बढ़ने और व्यय बढ़ने से सरकार पर है ना क्या फ़र्क पड़ता है। अगर किन्हीं को दिक्कत है तो एक बार पूछ लीजिए कि फिर से समझा दे फिर से बोलिए, समझा देते हैं, फिर से समझा देते हैं, कोई बात नहीं। जैसे मान चलते आप सरकार है, ठीक है, आपकी सरकार है और आपको आमदनी बढ़ाना है, आप अपना पॉकेट गर्म रखना चाहते हैं तो कैसे कीजिएगा। सरकार के पास पैसे कहाँ जाती है, सिर्फ टैक्स से जाती है, यही ना, या तो कहीं से ऋण ले लेगी, लोन ले लेगी। ठीक है, तो सरकार के पास पैसा जो आ रही है टैक्स से आ रही है। यहाँ समझिए कि लमसम में कितना परसेंट, अब तो कुछ लगता है टैक्स से जो टैक्स पेमेंट करता है उसकी संख्या थोड़ा बढ़ा है, 2016 के बाद से बढ़ गया। पहले ये
दो मतलब 4% कितना परसेंट था, आप लोग समय पहुंच गया कम से कम 40% RTI भरने वाला। तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर सरकार के पास पैसा आ रहा है तो कैसे आएगा, टैक्स से। और टैक्स कौन भरता है, जनता भरती है। तो जब जब आप पहले 5 रुपये भरते थे टैक्स, अगर सरकार कह दे कि नहीं तुमको आपको 10 रुपये देना है, तो आपके पास 5 रुपये कमा कि नहीं कमा, कम गया ना। अब उसी 5 रुपये से आप कुछ वस्तु खरीदना चाह रहे थे, अब वो खरीद पाइएगा, नहीं खरीद पाइएगा। यानी कि आपको जो सामान खरीदने की क्षमता कम गया कि नहीं कम गया। तो इसका मतलब आप उस वस्तु का डिमांड कीजिएगा नहीं, तो डिमांड नहीं करिएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु का डिमांड नहीं होगा तो देखिएगा क्या होता है कि वस्तु का दाम धीरे धीरे कमते जाता है। अगर वस्तु का डिमांड नहीं रहेगा तो उस वस्तु क्या होती है, कीमत घटते जाता है। तो इसका मतलब महंगाई दर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटता दिखाई देगा। लेकिन वहीं पर अगर सरकार खर्च करना शुरू कर दे तो सरकार खर्च कहाँ करेगी, इसी देश में ना करेगी, हम ही लोग के बीच करेगी, है ना। हम ही लोग के करेगी, मतलब क्या करेगा, या तो रोड बना देगा, हॉस्टल बना देगा, कुछ रोज़गार की व्यवस्था कर देगा। तो अगर रोज़गार की व्यवस्था हो गया, रोड भी अगर बना रहा है तो उसमें रोज़गार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोगों को जाएगा ना काम करने के लिए, रोज़गार मिलेगा। और जब रोज़गार मिलेगा तो उसके पास पैसा ज़रूर आएगा। तो जब पैसा आ गया लोगों के पास, तब क्या करेगा, अब वो सीधे सीधे कहाँ जाएगा, जहाँ नहीं जाने के लिए सोचेगा वहाँ जाने के लिए वो सोचेगा कि चलो इधर जाते उधर जाते उधर जाते, हाँ वो दिस दैट करना शुरू कर देता, ठीक है। और जब दिस दैट करना शुरू करे यानी कि ऑल बॉल हो जाएगा उसका मन, तो जो मन करेगा खरीदने के लिए बारे में सोचेगा। तो जिस वस्तु का डिमांड नहीं था उस वस्तु का डिमांड वो बढ़ा दिया। आप सोचिए जिस वस्तु का डिमांड नहीं तो उस वस्तु का डिमांड बढ़ गया तो उसका जो है कि कीमत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना कीमत। तो कीमत बढ़ने का मतलब कि महंगाई क्या हो गया, बढ़ेगा ना। तो वही महंगाई, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई दर, मुद्रास्फीति, ठीक है। तो महंगाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस सरकार के आय और व्यय करने से क्या फर्क पड़ रहा हम लोग के ऊपर, है ना, ये यहाँ पर दिखाया है। दूसरी बात, ये जनता के पास जो मुद्रा कर रहा, तो जनता के जो मुद्रा होती है मतलब जनता के पास जो पैसा के बारे में होता है, तो जनता के पैसा में RBI और सरकार का पैसा इसमें शामिल नहीं करता। अगर RBI सरकार का पैसा शामिल कर लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो जनता के पैसा में RBI और सरकार के पैसा को शामिल नहीं करता। समझ आ रहा बात, क्लियर, कोई दिक्कत, अब तो नहीं दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। तो लिख लीजिए, जो इंग्लिश वाले हम मत लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं, हिंदी वाले लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है वही चीज़ को लिखा रहे, थोड़ा रिपीट कर रहे हैं, लिखिए। लोक वित्त से तात्पर्य जनता के वित्त अथवा सार्वजनिक वित्त से है। लोक वित्त से तात्पर्य जनता के वित्त अथवा सार्वजनिक वित्त से है। इसके अंतर्गत सरकार के आय व्यय का अध्ययन किया जाता है। सरकार के आय व्यय का अध्ययन किया जाता है। सरकार के आय व्यय का अध्ययन किया जाता है। तथा इसके माध्यम से यह जाना जाता है कि सरकार कहाँ से, इसके माध्यम से यह जाना जाता है कि सरकार कहाँ से एवं किस प्रकार धन का अर्जन करती है। तथा उस धन का किस प्रकार व्यय करती है। और यहाँ पर देखिएगा सरकार का यहाँ पर मतलब हुआ, सरकार कितना सरकार होता है, कितना प्रकार का सरकार होता है। सरकार का मतलब यहाँ पर आपको एक तो देखिएगा कि केंद्र में सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। एक आप देखिए स्टेट गवर्नमेंट और एक होता है लोकल,
है ना, स्थानीय गवर्नमेंट। तो तीनों सरकार के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। कौन कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में भी देखिएगा टैक्स वसूलने का अधिकार रहता है। देखें कभी बगल उगल में जो मार्केट लगता है ना, वो सब स्थानीय सरकार ही, है ना। स्थानीय सरकार का मतलब पंचायत लेवल का, है ना, वो, हाँ, वो सबको वसूलने का अधिकार रहता है। कभी कभी देखे होंगे, शायद आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं पता नहीं, गांव जाते हैं ना, तो गांव के आसपास में पशु मेला वगैरह लगता होगा, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि मतलब एक डेट नहीं, एक दिन फिक्स रहता है, शनिवार या फ्राइडे या बृहस्पतिवार जो भी है, उस दिन उस एरिया के लोग वहाँ पर जानवर जो भी हो लेकर आएगा, वहाँ पर बिक्री करेगा। लेकिन वहाँ मेला में निकलने से पहले, है ना, वहाँ रसीद कटता है। ठीक है ना, तो वो सब पर अधिकार किसका? स्थानीय सरकार का अधिकार। अब रसीद इसलिए कटता है, वहाँ पर लेने वाला का नाम और बेचने वाला का नाम दोनों रहता है। कभी कभी ऐसा होता है, मेरा बगल में, मतलब कि गांव के बगल में मेला लगता था, टेहटा, आप लोग को नाम सुने होंगे, जहानाबाद से आगे टेहटा है। तो वहाँ क्या होता है कि शनिवार को शनिवार मार्केट लगता था, बाज़ार, पशु मेला। तो जैसे शनिवार को जा रहा है, बहुत लोग क्या करता था शनिवार को दिन कि किसी का बकरी खेत में अगर है, वहाँ से उठा लिया, मेला में लेकर पहुँचा दिया। ठीक है, मेला में बेच देता था, समझ ना। यही नहीं होता था, उठाया, सब उठा के लाया और रास्ते में बेच के निकल जाता था। अब बकरी एक ही कलर का रहता है ना, कौन पहचानने जाता है, ये सब होता था, समझ ना। और हर एक शनिवार को एगो किसी न किसी बेटा का ब्याह होता था, किसी न किसी बेटा का चोरी होना ही होता था, रास्ते से गायब हो जाता था। आज शनिवार है तो आज किसी न किसी बेटा का चोरी हो जाएगा। अरे चोरी करके लेके चल जाता था उठा के लड़का को, हाँ, हर एक शनिवार को, है ना। हाँ, तो हर एक शनिवार को शनिवार उठा के लेके किसी न किसी बेटा का गायब हो जाता था। अब खोइले चल रहा गाँव में, अभी कौन दिन बुलाया तो शनिवार, अभी उसका तो कहीं ना कहीं ब्याह हो गया होगा। अरे तो कुछ समाज ऐसे है ना, खास करके सच्चाई पूछे तो उस समय हमारे एरिया में कुछ ज़्यादा समाज लोग थे, तो सबसे ज़्यादा घटना उन्हीं लोग में घटता था। सच्चाई अगर होंगे तो बुरा मत मानिएगा। तो किसी न किसी, है ना, उसी समाज के व्यक्ति का, है ना, बेटा को उठा ले जाता था, और उठा के लेके चला गया, आराम से शादी ब्याह करके एक आध महीना रखा, 15 दिन रखा, उसके बाद लाके पहुंचाता था। तब पता लगा कि फलना के बेटा की शादी हुआ। तो देखे हैं छोटा छोटा को, हाँ, उठा के लेके चले कि छोटा बच्चों का, हाँ हाँ, शादी करो छोटा बच्चा को। और हम देखे हैं ना, हम देखे हैं, अपने आँखों से भी देखे हैं। मेरा गांव में मुहर्रम के टाइम में नहीं, सच्चा, हाँ 2 दिसंबर को है ना, 2 दिसंबर को। तो नहीं, हम लोग देखिए, मेरे घर में ये सब जानवर वानवर नहीं था, हम लोग मेला वाला जाते थे। शुरू से मेरा थोड़ा सा रहने का तरीका कुछ अलग है, समझना। ज़्यादा आलतू फालतू जगह पर दिमाग नहीं लगाते थे, और ज़्यादा घूमने का, अभी भी पटना में हमको बोल दीजिएगा ना कि कौन सा जगह कहाँ है क्या, उतना हमको आइडिया नहीं है, सच्चाई बताते। हाँ वो बात सही है, लेकिन नहीं, तो मेरे पास समय नहीं है ना कि हम कहीं लेके जा सकते हैं। सैटरडे को भी बहुत, अब तो यहाँ पर भी बिजी हो जाए, यहाँ पर भी बिजी हो जाएंगे ना। पूरा एक नया कोर्स बतेबे के थे चालू होने वाला है, 4-5 गो टीचर का व्यवस्था हो चुका सब कुछ, तो बहुत जल्दी ये सब चालू होगा। तो टाइम का अभाव ऐसे भी रहता मेरे पास। ठीक है, तो वो सब चीज़ होते रहता था।
मेरे गांव में मुहर्रम हुआ ना, मुहर्रम जानते हैं? मुहर्रम है ना, कवाली होता था, मेरे ही गांव में कवाली होता था, पूरा एरिया को लोग आता था देखने के लिए। कौन सा ऐसा कवाल मतलब मेरे गांव में नहीं आया होगा, है ना? आया, है ना, आया वहीं से गायब हो गया, है ना। और ले प्रशासन अब अलग से चिंता, मालूम चला कि उधर गायब कर दिया, इधर पूरा ये लोग मुर्गा मीट बना के खा रहा, है ना। और लड़का को लुका के रखे हुए, छुपा के एकदम जंगल झाड़ में करने, और शादी ब्याह करके पिला के पहुंचा दिए। क्या करें, कुछ उपाय नहीं, है ना। उसमें तीसरा आदमी जा रहा है कहाँ, जेल में, 6 महीने जेल खट के आ रहा है तीसरा आदमी, किडनैपिंग हो जाता है ना, है ना। तीसरा आदमी सिर्फ अगर बता दिया आपका बेटा तो फलना जगह कोई लेके गया है, आप पकड़ लिया उसे, इसके मतलब आप भी साथ में हैं। चलिए ठीक है, लिखिए थोड़ा सा। लिखिए, राजकोषीय नीति जो लिखाए थे ना, ये बोला फिजिकल पॉलिसी, कहाँ गया? बड़ा मुश्किल हो गया, वो गायब हो गया ना। फिजिकल फिगर डायग्राम बनाए थे ना, उसमें फिजिकल पॉलिसी था। तो फिजिकल पॉलिसी में ये कहता है कि जो पॉलिसी बनता है वो अर्थव्यवस्था को, है ना, मतलब कि जो अस्थिरता होता है, मतलब कि स्थिर करने के लिए, एक तरह से समझिए, है ना, क्या नीति होना चाहिए इस देश का अर्थव्यवस्था, उसमें जो नीति बनती है उसी को कहते हैं राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी। तो एक अलग से चैप्टर है, इसी में पढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा लिख लीजिए, राजकोषीय या वित्तीय नीति जिसको कहते हैं, थोड़ा सा लिख लीजिए। इस नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था को, इस नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था को स्थिरता और आर्थिक विकास, स्टेबल, स्थिरता और आर्थिक विकास, आर्थिक व इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कुछ अलग पेन चलने लगता, आर्थिक विकास को गति प्रदान की जाती है, को गति प्रदान की जाती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर लिखिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक या लोक व्यय, सार्वजनिक या लोक व्यय, थोड़ा लिखा देते हैं उसके बारे में। लिखिए, सार्वजनिक व्यय से तात्पर्य केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार, केंद्रीय, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट द्वारा लोगों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, छूट गया, ठीक, फिर से लिखिए, स्थानीय सरकारों द्वारा लोगों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए व्यय से है, पूर्ति हेतु किए जाने वाले व्यय से है। मतलब कि सार्वजनिक व्यय कहाँ पर करेगा, लोक व्यय कहाँ पर, है ना, किसके द्वारा किया जाएगा? तो या तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, या तो स्टेट सरकार करे, या तो स्थानीय सरकार करे। और किसके ऊपर किया जाएगा? तो जो यहाँ के लोग हैं उसी का सामाजिक स्थिति देखेगा, तो उसी पर जो खर्च करता है उसी को क्या कहते हैं, लोक व्यय या सार्वजनिक व्यय कहते हैं। ठीक है, पहले देखिएगा, थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए, सार्वजनिक व्यय
जो सार्वजनिक व्यय है उसको पहले जो दो भागों में बांटा गया था 1986-87 में, इसको एक को कहा जाता था विकासात्मक व्यय और एक को गैर विकासात्मक, मतलब डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट, जो भी कहिए। पहले समझ लीजिए तब लिखेंगे। और गैर विकासात्मक का लेकिन फिर इसको चेंज कर दिया गया। फिर इसको बाद में जो है कि कहा कि विकास के लिए खर्च नहीं कर रहा, एक को कहा कि गैर विकास के लिए, ठीक है। तो कहा कि नहीं, ये शब्द ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता। अब कहा गया इसको बाद में एक योजना बना दिया गया कि या तो योजनागत कीजिए या तो गैर योजनागत। योजनागत मतलब एक प्लानिंग के तहत खर्च कीजिए या तो एक बिना प्लानिंग के खर्च कीजिए। प्लानिंग के तहत यह होता है कि एक पहले प्लान बना लीजिए, ठीक है, कि हमको इतना पैसा इस चीज़ में खर्च करता है। लेकिन एगो गैर प्लान वाला भी होना चाहिए, है ना। गैर योजना का कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप नहीं सोचे हैं उस पर भी खर्च करना होगा ना। तो ये इसके लिए भी अलग से व्यवस्था है ना। आप पैसा इसके लिए भी रखिए। कभी कभी तो देखे होंगे कि इतना ये यहाँ खर्चा करना, इतना घर में देखे इतना यहाँ खर्चा करना प्रत्येक महीना में, ठीक है। लेकिन एक अलग से घर में इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, कभी क्या ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। तो एक तो योजना हो गया कि यहाँ खर्च करना, एगो अलग से फंड बना के रखा जाए। तो यही कहा जाता है कि अब जो सार्वजनिक व्यय जो था, है ना, सार्वजनिक व्यय जो विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय में बांटा गया था, अब उसको चेंज कर दिया गया। इसको बाद में क्या कहा गया, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय, जिसे बाद में योजनागत और गैर योजनागत व्यय कहा गया, ठीक है, के रूप में जाना गया। और इसी में फिर से इसको फिर से चेंज कर दिया गया, ठीक है, के रूप में जाना गया। और इसको फिर से एक बार फिर से इसको हुआ। वर्तमान में इसको कहा जाता है, कुछ और शब्द आता है वर्तमान में। सार्वजनिक व्यय का कुछ और शब्द है जो आपका जो लागू हुआ कब से, 2017-18 से। 2017-18 से इसको हम लोग कुछ और कहने लगे। इसका नाम पड़ गया पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, ठीक है। एक बार फिर सब समझा देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, राजस्व व्यय। समझिए, सार्वजनिक व्यय का मतलब ये था कि खर्च कहाँ करना है, ठीक है, खर्च कहाँ करना। तो कहा कि एक खर्च विकास के लिए और एक कहा कि गैर विकास, जिसमें मतलब एक होता है कि जो खर्च कर रहे तो उससे कुछ डेवलप दिखाई देना चाहिए। एक होता है कि खर्च कर रहे लेकिन खर्च करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे डेवलप कुछ दिखाई देगा। अब मान चलते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल पर खर्च कर रहा है ना, फैसिलिटी दे रहा है, उसमें क्या उसमें दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई देगा, सरकार को फ़ायदा है नहीं ना। लेकिन वहीं पर अगर रोड बना दिया जाए तो दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, उसमें सरकार को भी फायदा है, ठीक है। उसी तरह से कहा गया कि अब इसको बाद में है ना चेंज कर दिया, विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय के जगह पर कहा गया कि योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय लाया जाए, है ना, इसके रूप में जाना गया। फिर इसी को बाद में कहा गया कि ये भी ठीक नहीं लग रहा, अब जो है कि सार्वजनिक व्यय को अब जो है कि कहाँ पर खर्च करना है, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, दो रूप में बांटा गया। आपको जो है कि यही शब्द बाद में दिखाई देगा बजट के समय में, है ना। जब बजट पढ़ेंगे तो यही चीज़ पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय आपको दिखाई देगा। अब वहाँ पर लिख लीजिए, एक अलग से लिख लीजिए, पब्लिक इनकम क्या है, सार्वजनिक आय किसको कहते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। थोड़ा सा एक दो क्लास बोरिंग लगेगा, है ना, उसके बाद फिर जो अपना
रंग में आ जाएगा। मेनली रूप से यहाँ पर पढ़ना जानते हैं क्या? पूंजीगत व्यय, पूंजीगत आय, राजस्व व्यय और राजस्व आय, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, फिर ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसी तरह से, ठीक है, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम, यही 4 चीज़ का हम लोग का अध्ययन करना है ना। लेकिन ये 4 चीज़ को जानने से पहले कुछ कुछ बातों को रख लेते हैं, भले मज़ा नहीं आएगा, सब जगह मज़ा खोजिएगा तो दिक्कत ना है। लिख लीजिए, सार्वजनिक आय कहाँ से प्राप्त होता है? लिखिए, सार्वजनिक आय का से तात्पर्य क्या बोले? मैं लिखे ना वो, एक वित्तीय वर्ष में सरकार की सभी स्रोतों, एक वित्तीय वर्ष में सरकार की सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक आय सरकार जब भी बजट पेश करती है तो एक क्या होता है कि उसमें देखिएगा कि वो अनुमानित ही रहता है कि हमको कितना इनकम आएगा, कितना पैसा आएगा और कितना खर्च होगा। उसको बाद में संशोधन भी किया जाता है ना, उसको बाद में संशोधन भी किया जाता है। तो आखिर ये प्राप्ति कहाँ से लाएगा? तो जितना भी स्रोत है सरकार के, जहाँ जहाँ लगता है कि कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, वो सभी को एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष पता है कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना, यही होता ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में वो दिमाग लगाता है कि हमको कितना पैसा कहाँ से आने वाला है और कितना खर्च हमको उस समय में, कितना खर्च कहाँ करने वाला है। तो कभी भी देखिएगा कि बजट सरप्लस में नहीं जाता है, खाली वो बिहार का बजट सरप्लस जाता है ना, कि इनकम से ज़्यादा, सॉरी, खर्च से ज़्यादा इनकम होता है। तो ये बिहार का ही ऐसा हो सकता है, और तो कुछ हाँ, तो मौद्रिक आय से है सरकार की कुल प्राप्तियों के स्रोत को राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में विभक्त किया जाता है। सरकार की कुल प्राप्तियों के स्रोत को राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में विभक्त किया जाता है। राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में विभक्त किया जाता है। कभी कभी देखिएगा कि सरकार को ऋण लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पैसा का अभाव पड़ता है। पैसा का अभाव क्यों पड़ जाता है? पैसा का अभाव ये पड़ जाता है, जैसे आपको पैसा का अभाव कब क्या पड़ेगा? कहने को कि आपका अनुमान गलत हो गया, आपको लग रहा था कि हमको इतना ही खर्चा होगा, लेकिन खर्चा हो गया ज़्यादा। अब खर्चा ज़्यादा लग रहा है ना, हम भी देख रहे हैं शादी में हाँ, जितना टारगेट था ना, वो मतलब कि 1 महीना पहले टारगेट फेल हो गया, है ना। तो अब हम सोच रहे कि कहाँ से व्यवस्था करें, तो कहीं ना कहीं से तो कर्ज लेना पड़ेगा। तो सरकार का भी वही चीज़ होता है ना, कि जो एक टारगेट था वो टारगेट हमेशा फेल होता है, तो उसके लिए, हाँ, उसके लिए कहीं ना कहीं से ऋण लेना पड़ता है। तो वही चीज़ होता है। इसका मतलब कि जो बजट तैयार हो रहा, वो बजट व्यवहार जो ठीक ठाक नहीं रहा, जिसके कारण राजकोषीय घाटे, है ना, दिखाई देता है, फिजिकल, है ना, डिफिसिट आपको दिखाई देगा, और उसी फिजिकल डिफिसिट को पूरा करने के लिए ऋण लेता है, और उसी ऋण को क्या कहते हैं? पब्लिक डेब्ट या सार्वजनिक ऋण कहते हैं। क्लियर? ठीक है, समझ में क्या ना? तो लिख लीजिए सार्वजनिक ऋण क्या होता है, इसी को एक लाइन में लिखाते हैं। किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न
से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति हेतु लिए गए ऋण से है। फिर से बोलते, किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति बजटीय मतलब बजटरी पॉलिसी है ना, राजकोषीय घाटे की पूर्ति हेतु लिए गए ऋण से है। अच्छा, इसकी पूर्ति कहाँ से सरकार करेगी? कहाँ से सरकार पूर्ति करेगी? या तो हो सकता है जब सरकार को ऋण लेना रहे तो दो तीन तरह की चीज़ अपनाता है। या तो पहले अपने केंद्रीय बैंक में जाएगा, आरबीआई से डिमांड करेगा कि हमको पैसा दे दो, है ना, या तो कोई संस्था से, है ना, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, या तो किसी विदेश से पैसा ले। कहीं ना कहीं तो उसको पूरा करना है ना, नहीं पूरा करेगा तो फिर दिक्कत है। यही कारण होता है कि अब इस देश पर, किसी भी देश पर, है ना, जो ऋण का बोझ होता है, यही सब कारण है कि अनुमानित से ज़्यादा खर्च करके। जैसे मान चलते हैं G20 का बैठक हुआ था, कितना खर्च हुआ? दिल्ली में बैठक हुआ था ना, सोचिए कितना खर्च हुआ, बहुत खर्च हुआ। ये समझिए मतलब कि अगर कोई और गवर्नमेंट रहती तो इतना बड़ा खर्चा करके आयोजन नहीं करता जितना ये खर्चा करा। तो ये समझिए, इसका मतलब एक तो 100 करोड़ का बजट में प्रस्तावित रखा गया था ना, कि 100 करोड़ G20 में खर्चा करना है, लेकिन कहीं उससे कई ज़्यादा खर्च हो गया। तो कहाँ से पैसा व्यवस्था किया हो? कहीं ना कहीं तो कर्ज लिया हो, है ना। मतलब कि अमेरिका वाला भी मतलब देखा तो सोचा कि इतना खर्च कहाँ से किया, इतना तो हमसे भी नहीं होता। सोचिए, इसीलिए कहा जाता है ना, दिखावटी में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, आगे चल के दिक्कत होगा तब। अगर इसी की जगह पर, लेकिन एक होता है कि दिखावटी में ना कितना दिन तक आप, जैसे आप रोड पर चल रहे हैं, दिखावटी में पूरा इधर सोना का चैन पहने हुए, इधर बहुत कुछ मतलब चल रहा है। हाँ, देखे हैं बहुत लोग है, पूरा एकदम बढ़िया जूता उता पहन के चल रहा है। अब अगला आदमी को ये नहीं पता है कि वो कहाँ से लेकर आया है। धीरे धीरे आपको हटना शुरू हो जाएगा। पहले गला से वो सिकड़ी जो है कि, है ना, चैन हट जाएगा। पूछा ये कहाँ रखा गया? अरे वो रखा हुआ, पहनने का मन नहीं करा, दूसरा खरीद लेंगे। कहिएगा तो ये तो नहीं कहिए कि कर्जा वाला को बेच दिया, है ना, ये तो नहीं। तो ये सब ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है ना। शादी ब्याह भी कीजिए, उतने खर्चा कीजिए जितना कि सक्षम है। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम दूल्हा बनना है ना, तो इधर चैन है ना, पूरा पहन के दूल्हा बन के जा रहे हैं, है ना। और फिर जब आए तो सब जो है कि बेचना शुरू कर दिए, है ना। ये हम देखे, एक परिवार में देखे हैं, लड़का तो आया पूरा एकदम, सब कहा कि लड़का तो बहुत बड़ा घर के दिखाई दे रहा है ना। और जितना सब सामान लिया था ना, है ना, सुनार दुकान से, उसके बाद सब उसी के यहाँ पहुँचा दिया, सब उसी के यहाँ धीरे धीरे, यहाँ तक अपना तो पहुँचाया नहीं, उसकी वाइफ की जो थी वही सब पहुँचा दिया। तो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए ना। हम यही कहते हैं कि खर्चा का कोई लिमिटेशन नहीं है। खर्चा उतने कीजिए जितना खर्चा करने में आप सक्षम हैं। हाँ, मान सकते हैं कि जहाँ 1 लाख का आपका टारगेट था तो 10-20 हज़ार बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, उतना आप झेल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा झेलने की कोशिश मत कीजिए। चलिए ठीक है। बाकी जो वित्तीय प्रशासन है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वो बाकी जितना जो मतलब कि वित्त से जो संबंधित जो भी चीज़ है, वो सभी का प्रबंधन जो करेगा, प्रबंधन कौन करेगा? वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मत लिखिए। अब लोग बात करते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा किधर किधर हो जाता है। थोड़ा सा लिखिए, इम्पोर्टेंस लिखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस।
ऑफ पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त का महत्व, लोक वित्त का महत्व। लिखिए क्या का महत्व है। लोक वित्त का महत्व यह है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, है ना, प्रोमोटिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। बढ़ावा, ठीक है। दूसरा लिखिएगा पेमेंट इम्बैलेंस, मतलब भुगतान संतुलन, भुगतान असंतुलन, भुगतान असंतुलन को कम करना, इम्बैलेंस, है ना, इम्बैलेंस, पेमेंट इम्बैलेंस, इम्बैलेंस, भुगतान संतुलन, भुगतान असंतुलन को कम करना। फिर लिखिए समावेशी विकास को प्राप्त करना, एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास को प्राप्त करना। हाँ, समावेशी विकास को प्राप्त करना। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करना, सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करना। विषमता का मतलब लिख लीजिए टू एलिमिनेट सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करना, टू एलिमिनेट सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। फिर लिखिए संसाधनों का कुशल आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का कुशल आवंटन, ये सब पॉइंट इसलिए लिखा है ना कि पीटी के व्यू से तो बहुत कम है, इसलिए कि आप जो मेंस उसमें लिखे ना तो थोड़ा बहुत इधर उधर, है ना। जैसे मेंस लिखने के समय में आप लोग को मतलब हर एक सब्जेक्ट पर पकड़ होना चाहिए। जैसे जो ज्योग्राफी का आता है वो प्योर ज्योग्राफी नहीं रहता है, आर्थिक भूगोल उसका नाम है, ठीक है ना। हाँ, तो आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिक के साथ साथ भूगोल को जोड़ देता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ प्रश्न ऐसा आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि कुछ बजट ही पेश हुआ, कुछ बजट पेश हुआ, आप पूछ देगा कुछ पर समाज पर क्या फर्क पड़ेगा, उस पर कुछ ऐसा कुछ आ गया क्वेश्चन, ठीक है, इस पर समाज पर क्या। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम ना थोड़ा सा इस पॉइंट को आप उसमें, है ना, लिख सकते हैं अगर जानकारी है तब। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। फिर लिखिए मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ मुद्रास्फीति। जैसे यहाँ पर हम कहें संसाधनों का आवंटन करना चाहिए, तो ऐसा थोड़ी है कि सब जितना यहाँ पर संसाधन है ना, तो ऐसा थोड़ी कि सबको एक समान वितरण कर देगा सरकार, संभव है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको 2 रुपये 3 रुपये किलो वाला अनाज जो मिल रहा सबको मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा, जिसकी ज़रूरत है उसी को मिल रहा। तो इसी में सब कुछ इसी में देखा जाता है कि संसाधन को इस प्रकार आवंटन किया जाए कि कम से कम अधिक से अधिक लोगों को
लाभ मिल सके, जिसकी ज़रूरत है उसको, ये नहीं कि बिना जरूरत। तो यहाँ पर पहले क्या था, पहले देखिएगा कि जो इंदिरा आवास मिला था धड़ल्ले से उसी को मिलता था जो पैसा देता था, है ना। देखे है ना, आपके गांव में भी मिला होगा। स्टार्टिंग में हमको याद है कि स्टार्टिंग में मिलता था 11,000 शायद था, 11,000 था, 11-12,000 कुछ था। उसमें से 2,500 रुपया, 1,000 रुपया पहले लेता था। उसके बाद जैसे ही बढ़ा 25,000 आया तो उसमें से फिर 2,500 लेना शुरू कर दिया, फिर 50,000 आया, उसमें से दिन मतलब जैसे जैसे बढ़ा ना उसमें से पैसा लेना शुरू कर दिया। लेकिन अब कम से कम क्या है कि अब जो है कि एक मतलब कि बन गया है, रैंकिंग बन गया है, रैंक के हिसाब से सबको, है ना, नंबर सिस्टम है, उस हिसाब से सबको मिलेगा। जिसका आवास नहीं है उसको पूरा, वो गरीब रहे चाहे अमीर रहे, सबको मिलेगा। तो पहले टारगेट था कि 2022 तक था कि सबको आवास मिल जाएगा, लेकिन बीच में कोरोना के लिए अब है ना चेंज हो गया था, 2024 कर दिया गया था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर जो है लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस, एक होता है प्राइवेट फाइनेंस। ठीक है, यानी कि पब्लिक फाइनेंस और निजी फाइनेंस में क्या फ़र्क है दोनों में। अगर कहा जाए कि पब्लिक फाइनेंस और निजी में क्या फ़र्क है तो कॉलम थोड़ा सा बना लीजिए, पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, लोक वित्त और निजी वित्त में अंतर। ठीक है, और निजी वित्त में अंतर। आप लोगों को सब सब्जेक्ट चल रहा है ना, और सब सब्जेक्ट पॉलिटी चल रहा है। क्या क्या पढ़े हैं पॉलिटी में? क्वालिटी में आर्टिकल 50 तक कंप्लीट है और बाकी 50 तक है और पार्लियामेंट तक। हाँ, थोड़ा सा मूल अधिकार वगैरह ये सब पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट्स वगैरह पढ़े हैं ना। तो आर्टिकल तक पढ़े हैं। तो कितना दिन से नहीं हो रहा क्लास? बहुत दिन हो गया। कहा है ऐसे, कहा है मतलब कि अच्छा शाम में होने से क्या। और तो मेंस भी तो चलता था उनका क्लास। मेंस पहले भी 250 ही चलता था, रेगुलर नहीं था मेंस तो हिस्ट्री वाले तो सर तो ख़त्म कर दिए होंगे, मॉडर्न ख़त्म हो गया। हिस्ट्री वाले सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है, सो बात हो। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समझिए कि लोक वित्त से संबंधित है। लोक वित्त का मतलब ये हुआ कि ये सरकार के आय व्यय से संबंधित होता है ना। पब्लिक फाइनेंस कौन, पब्लिक है ना, क्या किसका, तो सरकार के आय व्यय से संबंधित होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि लोक वित्त सरकार के आय एवं व्यय से संबंधित होता है। लोक वित्त सरकार के आय एवं व्यय से संबंधित होता है। जबकि देखिए इसमें जो होता है संबंधित,
ये किसी व्यक्ति या फर्म मतलब कंपनी, इसमें जो संबंधित होता है किसी व्यक्ति या फर्म यानी कंपनी का ये इसको जो कहना है, इसकी आय व्यय से संबंधित होगा। निजी आय की आप घर में चले जाइए, अपना घर का बना लीजिए कि आय व्यय मेरा क्या है, कोई कंपनी अपना बताएगी कि मेरा आय व्यय क्या है। लेकिन जब सरकार की रहती है ना, जब सरकार करती है तो एक पब्लिक फाइनेंस होता है, क्योंकि पब्लिक के लिए ही कर रही सब कुछ कि कितना मेरा खर्च है और कितना मेरा आय है कहाँ से, तो पब्लिक से जुगाड़ कर रही है ना। तो इसमें लिख सकते हैं निजी वित्त वाला में कि निजी वित्त व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत या कंपनी, ऐसे लिखिए व्यक्ति या कंपनी, निजी वित्त व्यक्तिगत आय या कंपनी, व्यक्तिगत या कंपनी की आय एवं व्यय से संबंधित होता है। निजी वित्त व्यक्ति या कंपनी की आय एवं व्यय से संबंधित होता है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है लोक वित्त का, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है लोक वित्त का? पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या हो सकता है इसका? समाज का कल्याण करना, यही ना होता है, सामाजिक कल्याण करना। जबकि यहाँ पर होता, यहाँ पर क्या उद्देश्य है? हाँ, यहाँ पर क्या था? प्रॉफिट या अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना, ये हो सकता है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं इसका उद्देश्य में, है ना, पब्लिक वाला में कि सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना होता है। इसका उद्देश्य में लिखिएगा सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना होता है। बोलिए, कैसा बोलिए, क्या पता, चलो क्लास में तो दे दीजिए, उसमें से हम आपको भेज दें, उतना दीजिए, छोड़िए हमको तो पता नहीं है। ऑनलाइन हम भेज देते हैं, उसको दे दीजिए, 5 दे दीजिए, उसको भेज दीजिए। हाँ, उससे ज़्यादा नहीं लेना, उससे ज़्यादा तो नहीं है, और लिख दीजिएगा उसको, फिर बाकी देखिए कितना बोनस है। ठीक है, क्या लिखे उसमें? हाँ ना, प्रॉफिट कौन, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये जो सरकार का जो निकलता है ये किसी फिक्स, है ना, मतलब कि एक वित्तीय वर्ष में निकलता है, एक वर्ष के अंदर होते हैं। लेकिन आप अपना, है ना, कभी भी निकाल सकते हैं आय व्यय का ब्यौरा, कभी जब मन करे, जब कोई, मतलब आप अपना कभी भी मान सकते हैं। जैसे में लगे कि हमको फरवरी से लेकर चलना है तो फरवरी से लेकर चलिए। आपको लगता है कि नहीं, कोई सोचे कि नहीं, अगला आदमी सोच रहा है कि नहीं हमको मार्च से लेकर चलना है तो मार्च से गिनती करेगा। तो इसका कोई उसमें अपना अपना अपने तरीका से है। लेकिन सरकार का ये लोक वित्त वाला में एक वित्तीय वर्ष निर्धारित किया गया, उसी का अंदर करेगा, है ना। ये है, ये अपना ये वित्तीय वर्ष है तो है, कब से कब, है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये निर्धारित है, इसी के बीच में करेगा। सभी का, सभी कंपनी का या सभी लोगों का अलग अलग ढंग से हो सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। इसमें लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं आप लोग कि एक वर्ष के लिए आय व्यय का बजट तैयार करना, है ना। इसमें लिख सकते हैं एक वर्ष के लिए, एक वर्ष का आय व्यय का बजट तैयार करना।
और जबकि उसमें जो है कि अपने तरीक़ा से है ना, व्यक्ति एवं परिवार, इसमें लिख सकते हैं व्यक्ति एवं परिवार किसी ऐसे निश्चित अवधि के लिए आय व्यय का लेखा जोखा करना। किसी ऐसे निश्चित अवधि के लिए आय व्यय का लेखा जोखा करना। आप लोग को भी खरीदारी करना है, मार्केटिंग करना है आज? नहीं, मार्केट में तो बहुत भीड़ है ना। सबसे ज़्यादा तो गुस्सा उस पर पड़ रहा हमको जो 4 चक्कर नया नया निकाल के मंदिर के पास जो पूजा करवा रहा है ना, उस पर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना। हाँ, पूजा करवा रहा है, नहीं वो ज़्यादा मतलब कि तकलीफ बुझा रहा ना। मतलब नया नया गाड़ी का इतना लाइन लगा यहाँ पर जो है ना आपका कहाँ पर गई, बोरी रोड से चौराहे से पहले नहीं है मंदिर है ना, जो हनुमान जी का, हाँ जो है ना वहाँ। नहीं तो सब नए गाड़ी देख रहे हैं हम, जितना देख रहे हैं सब नया नया गाड़ी देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो गजब का। अच्छा, दो चीज़ है ना, लगन भी है तो कितना लोग का गाड़ी का डिमांड होगा तो इसी में ले भी लिया है ना, उसी में लिया। क्या हो रहा है? नहीं तो मेरा कुछ अलग है, हम फ्री वाला आदमी है ना। हम बोले कि जो मिल जाए वही सही, ना मिले तो भी कोई नहीं। ऑनलाइन ना सही बताते हैं ना, सही बताते हैं। रिंग सेरेमनी में भी उधर के आदमी सब लोग खर्चा किए, बाकी पॉकेट से, हाँ उधर के आदमी खर्चा किए, तो उधर के आदमी खर्चा किए। जितना हॉल जो बुक किए थे सब उन्हीं लोग बुक किए, खाना पीना सब व्यवस्था उन्हीं लोग किए। फिर भी पॉकेट से 50 रुपये खर्चा मेरा हो ही गया है ना, 50 खर्चा हो गया। बहुत अफसोस लगा बहुत अफसोस लगा कि बिना मतलब के 50 रुपया खर्चा हो रहा। उधर कुछ फ़ायदा तो हमको बुझाया नहीं कुछ फ़ायदा नहीं बुझाया, तो अफसोस लगा कि 50 रुपये खर्चा हो गया है ना। तो अकाउंट देख रहे थे, देखिए 50 रुपये माइनस हो गया क्या सच्चाई है, जो सच्चाई है ना, जो सच्चाई है। चलिए, सच्चाई को है ना, आज सब लोग सोचता है ना, देख रहे कहाँ से आ गया जी, बाप रे। मैम पढ़ा थी उनका है का पूरा एकदम। सब लोग सोचता है कि हम बहुत पैसा लिए हैं। सब लोग एक दूसरे को फ़ोन करके पूछता है, फलना से पूछेगा कितना तिलक मिल रहे हैं, कहीं हमको नहीं पता है, कहीं को कितना, कहता बहुत लगता है पैसा लिया है। किसी को बोलते हैं तो विश्वास नहीं करता। हाँ? क्या है? हाँ क्यों नहीं, हाँ अब ऐसा होना ही चाहिए। देखिए अगर लड़का जॉब करता है तो क्या डिमांड करता है ना, हमको ये चाहिए है ना। अगर लड़की जॉब करे तो उसका भी तो डिमांड होना चाहिए। लेकिन बात नहीं, बात यहाँ पर जानते क्या है, बात क्या है कि अनपढ़ गंवार भी लड़की रहेगी, कुछ नहीं कर रही है, तभी उसको चाहिए नौकरी वाला लड़का, तो पैसा तो देना पड़ेगा ना, है ना। लेकिन अगर लड़की अगर कुछ भी बन गई, एगो चपरासी भी बन जाएगी ना, तो वो अनपढ़ गंवार लड़का से ब्याह नहीं करेगी। हाँ नहीं करेगी। और देखिए करना भी नहीं चाहिए, बाइकआउट कीजिए, अनपढ़ गंवार लड़का से बाइकआउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम तो यही कहते हैं, हम लड़की लोग को खूब यही सब शिक्षा देते हैं कि गार्जियन कितनों कुछ बोलते रहे ना कि बहुत अच्छा ये कर लो, और घर में दिन भर बैठा हुआ है तो उसे तो बिल्कुल नहीं कीजिए, है ना। कितनों कुछ हो जाए लेकिन घर में बैठा हुआ ना, वो इतना कष्ट देगा कि घर में बैठे बैठे उसका क्या क्या दिमाग में बात चलेगा, वो सब कष्ट जितना बोलना होगा सब आप ही को सुनाएगा। घर में बैठे कुछ मन है नहीं, इसीलिए वैसे आदमी को एकदम नहीं
है ना, नहीं की। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। हम जो बोलते हैं सही चीज बोलते हैं, भले दूसरा को बुरा लगता है बात को। राजकोषीय नीति क्या बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, बता रहे हैं। ये जानते हैं, ये आप पहुंच गए अकाउंट से रिलेटेड प्रश्न है ना, अकाउंट से संबंधित है उसमें। हाँ अब हाँ ठीक है, बताए थे थोड़ा सा। फिजिकल पॉलिसी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ लेते। राजकोषीय नीति, ठीक है, हेडिंग डालिए राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति है क्या? थोड़ा सा पहले हिंदी में इसको तोड़ देते हैं। राजकोषीय नीति, यहाँ पर राज से संबंधित समझिए कि ये राजा से संबंधित, थोड़ा सा भाषा ले लेते हैं। और कोषीय का मतलब इसका मतलब खजाना रखिए, है ना, राजा का खजाना, ठीक है, खजाना याद रखिए। और ये नीति का मतलब कोई ऐसा नीति, मतलब कि ये राजा का खजाना को किस तरह से प्रबंध करना है, ठीक है। ये प्रबंधन लिखिए, पॉलिसी जिसको कहते हैं वो एक ही चीज़ होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर बात है राजा, यहाँ पर राज का मतलब कौन राज करता है? राजा कर रहा है। तो यहाँ पर राजा का मतलब अब जो बात आती है सरकार की बात आती है। किसका? सरकार की बात आती है। तो सरकार का जो खजाना होता है, यहाँ पर सरकार के खजाना में जहाँ सब कुछ पैसा आता है, उस जो खजाना में पैसा रखाता है उसको कहते हैं क्या कहते हैं? संचित निधि, है ना, कॉन्सोलिडेट फंड, ठीक है, संचित निधि कहते हैं उसको, याद रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड। और संचित निधि में ही हम लोग वहाँ पर देखेंगे, यहीं से सरकार द्वारा क्या क्या आता है, जितना इनकम होता है यहीं पर रखेगा, इसी मतलब कि अकाउंट में, और खर्च भी करना हो तो यहीं से खर्च करेगा। क्या दिक्कत रहा है? हाँ बोलिए। वो आपातकाल वाला बता रहे हो, है ना, वो आपातकालीन वाला एक होता है और एक होता है आकस्मिक निधि होता है, ठीक है। जहाँ से जितना जो भी टैक्स का पैसा आता है वो सब यहीं रखाता है, और जितना लोग को पेमेंट किया जाता है यहीं से पेमेंट किया जाता है, ठीक है ना। वो एक आकस्मिक निधि अलग बता रहे हैं, है ना, आपातकाल के समय। तो यहाँ से ये यहाँ पर आय और व्यय के बारे में यहीं से होता है, ठीक है, ठीक है। और यहीं पर अच्छा ये बताइए, आय कहाँ से होगा? सरकार का आय कहाँ से होगा? पब्लिक से टैक्स है, टैक्स भी लगा, है ना, ठीक है। और खर्च कहाँ होगा सरकार का, है ना, कि मतलब कि यहाँ के लोगों पर कल्याण के हिसाब से कल्याण कर देना, चलो कुछ दे देते हैं। अगर मान लेते हैं कि इंटरेस्ट पर पैसा लिया होगा उसको चुकता कर दें, है ना, कुछ रोज़गार उपलब्ध कराना हो तो वहाँ पर भी खर्च कर सकता है, यही सब जगह पर खर्च ना हो सकता है। यानी कि ये खर्च कहाँ जाएगा, कहाँ किसी ऋण को, है ना, ऋण चुकता करने में, और क्या हुआ, कल्याण पर, रोजगार पर खर्च कर सकता है, रोजगार पर खर्च करेगा। अच्छा ये बताइए कि ये जो संचित निधि है कौन सा आर्टिकल में है? कॉन्सोलिडेटेड फंड जो है, हाँ
266 के किस में, 1 2 किस में, 266 के 1 में, है ना। इसमें याद रखिएगा ये जो है 266 के 1 में है। यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए। अच्छा पहले लिख लीजिए इसको। यहाँ पर समझ कि सरकार क्या करती है, सरकार लोक वित्त का प्रबंधन करती है, और लोक वित्त का जो प्रबंधन करती है वो उसके लिए कुछ ना कुछ नीति तैयार किया जाता है, ठीक है। और उसी नीति को हम लोग क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं, ठीक है। और इस नीति पर, है ना, जनता क्या करती है, जनता पर सही से लागू करने के लिए बजट तैयार करना पड़ता है इसमें, क्योंकि राजकोषीय नीति को हम लोग क्या करना है, लागू करना है। तो लागू करने के लिए बजट तैयार करेंगे तब ना, पैसा कहाँ, सारा पैसा कहाँ, कितना खर्च होगा, बस वही बजट है। तो बजट हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो पहले लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए। लिखिए कि फिजिकल पॉलिसी इज कॉल्ड बजटरी पॉलिसी, यानी कि राजकोषीय नीति को बजटीय नीति भी कहते हैं। राजकोषीय नीति को बजटीय नीति भी कहते हैं। फिजिकल पॉलिसी इज कॉल्ड बजटरी पॉलिसी। यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए बात को। 3 शब्द अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। एक पढ़ चुके हैं लोकवित्त, ठीक है। एक पढ़ चुके हैं राजकोषीय नीति, और एक शब्द आया बजट। बजट अंग्रेजी शब्द है, इसका कहीं पर भी पता होना चाहिए, कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है। इसके लिए एक अलग से शब्द, हाँ, है ना, लाया गया है। तो अभी हम लोग बजट ही लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी राजकोषीय नीति में भी हम लोग जो देखें, सभी में आय व्यय से ही संबंधित है। सभी जगह आय व्यय का ही चर्चा किया गया है। सभी जगह आय व्यय का ही चर्चा किया गया है। बजट में भी आय व्यय का ही चर्चा होगा। तो यहाँ पर वही शब्द को लिख लीजिए कि लोक वित्त का प्रबंधन करने के लिए सरकार द्वारा, लोक वित्त का प्रबंधन करने के लिए सरकार द्वारा जो नीति तैयार की जाती है वह राजकोषीय नीति कहलाती है। राजकोषीय नीति कहलाती है। और इस नीति को जनता पर सही से लागू करने के लिए सरकार को बजट बनाना पड़ता है। और इस नीति को जनता पर सही से लागू करने के लिए सरकार को बजट बनाना पड़ता है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य थोड़ा सा लिख लीजिएगा, उसके बाद छोड़ देंगे, हम बहुत थके लग रहे हैं। राजकोषीय नीति का उद्देश्य, पर्पस ऑफ फिजिकल पॉलिसी, लिखिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फास्टर, आर्थिक विकास एवं तीव्र विकास, आर्थिक विकास एवं तीव्र विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फास्टर डेवलपमेंट, आर्थिक विकास एवं तीव्र विकास, तीव्र
तीव्र विकास। रोजगार सृजन, दूसरा पॉइंट रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, या जनरेट जो लिखे, रोजगार सृजन लिख दे रहे हैं। रोजगार सृजन, फिर लिखिए विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, रिसीप्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, फिर लिखे राष्ट्रीय आय में वृद्धि, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, फिर लिखिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, लाइन बाई लाइन लिखो जी, वैसे एक ही लाइन में नहीं लिखना चाहिए, पॉइंट को इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, पॉइंट में लाइन बाई लाइन लिखना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, पापा पैसा देते हैं ना कॉपी के लिए, देते ही तो काहे। फिर लिखिए भुगतान संतुलन की असमानता को कम करना, रिड्यूसिंग द डिफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन की असमानता को कम करना, रिड्यूसिंग द डिफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर लिखे सामाजिक न्याय की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की प्राप्ति, फिर लिखिए मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, मंदी पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ डिप्रेशन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, फिर मंदी पर नियंत्रण। चलिए अब बजट थोड़ा सा पढ़ लेते हम लोग। मंदी पर नियंत्रण, बजट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। बजट सब लोक वित्त समझ लिए, राजकोषीय के बारे में समझ लिए, अब थोड़ा सा बजट के बारे में समझ लेते हैं, जो हम लोग का बजट जो था, ठीक है। तो आप पहले ही बता दी कि सबका अपना अपना बजट होता है, सबका आप अपना भी बजट बना सकते हैं, सरकार भी बना सकती है, कोई भी बजट बना सकता है, ठीक है। कि हमको कितना खर्च कहाँ करना है ना, अगले महीने में कहाँ खर्चा करना है, क्या खर्च करना नहीं खर्च करना, सभी लोग। तो बजट के बारे में हम कह सकते हैं कि बजट क्या है, वही आय व्यय का है ना लेखा जोखा। इसमें ये अनुच्छेद आर्टिकल कितना में है बताइए, है 112, बिल्कुल सही। ये बजट जो है आर्टिकल 112 में है, लेकिन उसमें कहा क्या गया है, बजट को क्या कहा है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल है ना स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पर 3 शब्द आया है, वार्षिक, वित्तीय और विवरण, ठीक है। और ये जो बजट जो लाया जाता है एक तरीक़ा से किसके द्वारा,
तो राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब राष्ट्रपति के कहने पर ही बजट आता है ना, जो वित्त मंत्री लेके आते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रपति के द्वारा, इसलिए देखिएगा कि जब बजट पारित होता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास नहीं जाता, बाकी सारे बिल है ना पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। जाने के पीछे यही कारण है कि पहले ही से वहाँ से घूम के आ जाता है, तो बेचारा फिर कहाँ ना जाएगा थकने के लिए। अच्छा, एक चीज़ पढ़े होंगे, जब ये क्या बोल रहे हैं, बजट जब आता है ना, तो इस बजट में देखिएगा कि राज्यसभा का बहुत कम महत्व दिया गया है। क्या करते हैं, लोकसभा का ज़्यादा महत्व, क्योंकि राज्यसभा में क्या, राज्यसभा के इसमें कुछ है ही नहीं, उसमें जाना है ना, उन कुछ बोले या ना बोले लेकिन फिर भी वो पास माना जाएगा। तो फिर राज्यसभा के पास भेजता क्यों है, अगर उसका कोई महत्व ही नहीं है तो भेजने के पीछे कारण क्या है, बताइए आप लोग। क्या कारण हो सकता है? सिस्टम नहीं, उसका बहस हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ का कोई महत्व नहीं। अगर 14 दिन के अंदर में निर्णय नहीं भी देगा है ना, तो ये पास माना जाएगा। हाँ, बस उसका इज्जत बचाने के लिए जैसे जैसे होता नहीं कि लड़का लोग, हाँ जैसे अभी एक सबसे बड़े उदाहरण है, लड़का लोग अधिकतर देखिएगा, अधिकतर क्या ये बाद में पछताता हुआ अलग बात है कि कहीं से जुगाड़ कर लेता है ना, कि हम शादी फलने से करेंगे, लेकिन फिर भी उसका गार्जियन कहा कि मेरा तू नाक कटवा देगा, है ना, तो कहा कि नाक काहे कटवाएंगे, नाक नहीं कटवाएंगे, कुछ नहीं करें, कम से कम आप जाके देख लीजिए उसको, है ना, लेकिन देखना है, लेकिन कुछ बोलना नहीं है कि लड़की खराब है कि क्या है, पैसा कितना है, इस कोई चर्चा नहीं करना, खाली आपको फॉर्मेलिटी जनता जान जाए, है ना, कि इसका भी बाबा दादा सब गया था देखने के लिए, है ना, लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है ना, इज्जत बच गया, है ना। तो वही बात है कि इज्जत बचाने के चलते सिर्फ वहाँ पर जाता है और कोई बात नहीं है, ताकि उसकी अपनी गरिमा बना रहे। तो राज्यसभा रूस नहीं जाएगा कि सब सोचो सबसे बड़ा हम ही को कोई नहीं पूछ रहा, तो बस यही, और कोई बात नहीं है उसका, उसके पीछे और कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिएगा ये कह रहा वार्षिक, वार्षिक का मतलब क्या, एक वर्ष, है ना, एक वर्ष, और यहाँ पर वित्तीय का मतलब आय व्यय से संबंधित, यही ना, है ना, आय व्यय से संबंधित। और विवरण समझ ही रहे, विवरण क्या, विवरण एक अनुमानित, अनुमान लगाना है किसका। तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर अगर कहा जाए कि बजट क्या है, तो बजट क्या है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक वर्ष में अनुमानित आय व्यय का क्या है, विवरण, यही ना, एक वर्ष में अनुमानित आय व्यय का, है ना, क्या है, विवरण, क्या बोले, क्लियर, यही चीज़ तो है, कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए थोड़ा सा, एक लाइन लिखाएगा, आप बोलने का भी हिम्मत नहीं कर रहा, सही पूछे तो। लिखिए, सरकार के एक वित्तीय वर्ष के, सरकार के एक वित्तीय वर्ष के और आय के मतलब यहाँ पर याद ध्यान रखिएगा, आय संबंधित यहाँ पर प्राप्ति से, ठीक ना, प्राप्ति और आय में फर्क होता है, बता देंगे, ठीक है, प्राप्ति और आय में क्या फर्क होता है थोड़ा सा बता देंगे। सरकार के एक वित्तीय वर्ष के अनुमानित प्राप्तियां एवं अनुमानित व्यय का विवरण बजट कहलाता है।
जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाते हैं। जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाते हैं। देखिए आय और प्राप्ति में क्या फर्क है थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। जिसे मान सकते हैं आय के मतलब प्राप्ति आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी से ऋण ले लीजिए, कहीं से भी प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन आय का मतलब क्या, इनकम का मतलब अपने द्वारा जनरेट किया हुआ, है ना। जो अब जैसे मान लीजिए कि आप नौकरी कर रहे हैं तो पूछे आपका इनकम क्या है, यही नहीं कहेगा, तो आप जो सैलरी है वही बताइएगा ना। लेकिन अगर प्राप्ति की बात करें कि आपका कितना प्राप्ति वहाँ से हो जाता है तो सब मिला के बता दीजिएगा, है ना। अरे बहुत पैसा कमा लेते हैं, कमी नहीं है। तो यही आय और प्राप्ति में फ़र्क है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सभी प्राप्तियाँ जो है आय नहीं हो सकता है ना। ये तो कहीं से भी प्राप्ति हो सकता है, तो सभी प्राप्तियाँ आय नहीं हो सकता है, लेकिन जितना आय है वो सभी प्राप्ति हो सकता है। तो सरकार क्या करती है, प्राप्ति करती है, ना कि आय करती है, क्योंकि सरकार को कहीं से भी जुगाड़ भट्टा करके वो पैसा इंतजाम कर लेती है। इसीलिए कहता है कि आय और प्राप्ति दोनों एक नहीं है, ठीक है। लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ऑल रिसिप्ट इज नॉट इनकम बट ऑल इनकम इज रिसिप्ट। सभी प्राप्तियां आय नहीं हो सकती है, लेकिन सभी आय प्राप्तियां होती है। इसलिए यहाँ आय की जगह प्राप्तियां शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा उचित होता है, क्योंकि सरकार जो है वो प्राप्ति शब्द ही यूज करती है, ठीक है। अच्छा ये बताइए 112 में तो दिया हुआ केंद्र सरकार का बजट के बारे में, अगर राज्य सरकार जो बजट पेश करती है वो किस अनुच्छेद में दिया गया, राज्य सरकार का बजट बताइए, कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ। 202 202, ठीक है ना, 202 के तहत इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिए कि पहला बजट जो इंडिया में लाया गया था किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लिख लीजिए फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया किसके शासनकाल में आया था, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और इस समय जो प्रस्तुत किया था, है ना, मतलब कि प्रेजेंट जो किया था, है ना, उसका नाम था जेम्स विल्सन। क्या नाम था, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ये कब आया था जी, पहला बार जो आया था, क्या बोल रहे हैं, 1860 में, समय 1860 में। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन लाया था सबसे पहला बजट, बताइए। आर के षणमुखम चेट्टी, षणमुखम लिख लीजिए। स्वतंत्रता के बाद पहला बजट, उसमें वित्त मंत्री वही थे। पहला बजट तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम, षणमुखम लिख दे, आर के
षणमुखम चेट्टी, षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना। अब जो है कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये बजट का थोड़ा बहुत शब्द था जो दिखा रहे हैं आपको, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में बजट पढ़ेंगे। बजट तो जल्दी समाप्त हो जाएगा। मेन होता है टैक्स वाला जो होता है वो थोड़ा सा चलता है, टैक्स वाला खास करके जीएसटी वाला जो है उसमें टैक्स चलेगा। अब बोलने का मन नहीं कर रहा था, पढ़ाने का मन तो और भी कर रहा था, लेकिन अब क्षमता नहीं है।